ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग जेनेटिक्स का एक लास्ट लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, राइट? तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर होता है तो रेशियो आपको कितना मिलेगा? 9:3:1 मिलेगा इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड। बट इस एक्सेप्शन के अंदर आपको रेशियो 9:3:1 बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो यहाँ पे किसी एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन होती है और इसको हम लोग और बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बताती हूं कैसे। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है, टोमेटो प्लांट। एक कौन सा है? टमाटर का एक प्लांट है और उसका जीनोटाइप ये दिया हुआ है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ठीक है, और इसके ऊपर जो टमाटर लगते हैं वो लगते हैं 160 ग्राम के। कितने? 160 ग्राम की। एक और टमाटर है जिसका प्लांट का जीनोटाइप दिया हुआ है सारे स्मॉल। तो आप क्या बोलोगे कि इसमें इसके ऊपर टमाटर कितने लगेंगे? तो आपको 0 ग्राम नहीं बोलना है बेटा। एक्चुअली होता है क्या है कि जो बेसिक मिनिमम बेसल आप जो बोलते हो ना, जैसे इसके अंदर टमाटर कितने लग रहे हैं? यहाँ पे टमाटर लग रहे हैं 100 ग्राम के। तो ये 100 तो है, ये तो बेसिक है। इस बेसिक के अंदर इन जीन का काम क्या होता है? और कुछ चीजों को ऐड करना। ठीक है, एडिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हर एक जीन का, हर एक एलील का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, ये जब सारे रिसेसिव होते हैं तो ये कितना है? 100 ग्राम दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 160 ग्राम कैसे बनाएगा कि यहाँ पे ए एलील का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 10 ग्राम। इसका कितना होगा? 10 ग्राम। इसका कितना होगा? 10 ग्राम। इसका 10 ग्राम। यहाँ पे 10 ग्राम। ये कितना हो गया? 10 ग्राम। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 60 और बेसिक कितना होता है? 100। तो 60 के अंदर 100 को ऐड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 160 ग्राम। तो यहाँ पे हर एक एलील का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 10। बट अगर मैं पूछूं कि हर एक जीन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो बेटा ए जीन है, उसके 2 एलील होते हैं, तो हर एक जीन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 20। बट एक एलील का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? तो आप बोलोगे 10। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच जीन, और यहाँ पे जीन कितनी है बेटा? 3 है, ए बी सी। तो ए जीन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 20। बी का कितना है? 20। सी का कितना है? 20। तो ये हो जाएगा कितना? 20 ग्राम। बट अगर आपसे पूछा जाए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, तो आप लोग बोलोगे कितना? 10 ग्राम। आई थिंक सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आप समझ जाओगे। अब मान लो कि तुम्हें ये बोले कि इन दोनों का, मान लो सपोज करो प्लांट्स का हमने क्रॉस करवाया और इसका क्रॉस करवाने पर इनकी ऑफस्प्रिंग कुछ ऐसी पैदा होती है, ये पैदा होती है। तो बताओ इसके ऊपर कितने ग्राम के टमाटर लगेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, एक अगर डोमिनेंट एलील होता है तो ये कितना प्रोड्यूस करता है? 10 ग्राम। ये तो सारे रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, तो ये कितना होगा? ये होगा 10 ग्राम। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो 100 के अंदर 20 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा कितना? 120 ग्राम। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया? एक और क्वेश्चन लो। बताओ इनका क्रॉस करवाने पर ये जो प्लांट बनेगा ना, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इसके ऊपर कितने प्लांट लगेंगे? मतलब कितने ग्राम के टमाटर लगेंगे? तो कॉमन सेंस की बात है, ये डोमिनेंट है 10, ये कितना हो गया? 10। ये तो रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, और ये कितना हो गया? 10। तो 100
100 के अंदर मैंने 30 ऐड किया, तो इस प्लांट के ऊपर टमाटर कितने लगेंगे? 130 ग्राम। समझ आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितनी डोमिनेंट एलील्स है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील होगी उसमें क्वांटिटी ऐड होती जाएगी। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये क्लियर हुआ? चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ कि इसका क्रॉस करवाने पर मान लो कि ये प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो बताओ इसके ऊपर कितने ग्राम के टमाटर लगेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके पास एक ही डोमिनेंट है ना, तो ये कितना आएगा? 10 ग्राम। तो आप 100 तो बेसिक होता है ना, तो उस बेसिक के अंदर 100 में आप 10 ऐड कर दीजिए, तो इसके ऊपर लगेंगे 110 ग्राम के टमाटर। तो सिंपल। चलो, तो इस क्वेश्चन से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ पे मिलेगा? तो इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा वीट का कर्नेल कलर। जो आप गेहूं खाते हो ना, तो वीट का कर्नेल कलर, तो इसके ऊपर ठीक है बताती हूँ। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल बात करते हैं टोबैको का पैटर्न, वो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बात करते हैं ह्यूमन स्किन कलर। ये आप लोग इस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इवन हमारी ह्यूमन की हाइट, इसके अलावा काऊ के अंदर मिल्क जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन इन काऊ, तो इसका मतलब ये वाली जो गाय है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा। और इस वाली गाय के अंदर आप ये नहीं बोलोगे कि मिल्क बनेगा ही नहीं, बनेगा, बट वो बेसिक बनेगा। और उस बेसिक के अंदर कितनी क्वांटिटी ऐड होगी वो डिपेंड करता है कि वो कितनी डोमिनेंट एलील उसके पास है ना। तो काऊ के अंदर मिल्क प्रोडक्शन हो गया, इसके अलावा मीट प्रोडक्शन, है ना। तो कुल मिला के मैं बात क्या कर रही हूँ यहाँ पे? प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है ना। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्रीकल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसकी वजह से इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पे? बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ऐसा हम फूड एनहेंसमेंट वाले चैप्टर में वापस पढ़ते हैं। और इसमें मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी यहाँ पे, ये वीट का कर्नल कलर और एक में पढ़ाऊंगी ह्यूमन की स्किन कलर। तो इनमें ध्यान रखना कि यहाँ पे कितनी जीन रेस्पॉन्सिबल होती है। इनके लिए होती है 3 जीन, बट कर्नल कलर को कंट्रोल करने के लिए ओनली इसमें होती है कितनी? 2 जीन्स। लेट्स सी, इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। तो जब आप लोग गेहूं खाते हो, चपाती खाते हो ना, ठीक है, गेहूं तो डायरेक्ट कौन ही खाता होगा, खैर दलिए के फॉर्म में खाते भी लोग। तो चपाती जो आप लोग खाते हो कैसी होती है? सफेद कलर की होती है ना। बट मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे घर के पास एक मेरी फ्रेंड रहती थी, उसकी मम्मी जो चपाती बनाती थी वो रेड चपाती होती थी, क्योंकि एक्चुअली वो जो गेहूं यूज करते थे चपाती बनाने के लिए वो यूज करते थे कौन सा? रेड कलर वाला गेहूं। यस, दैट इज द डोमिनेंट। आप लोग जो खा रहे हो ना वो एक रिसेसिव वैरायटी है। ऐसा हम फिर पढ़ेंगे फूड एनहेंसमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो चपाती कौन सी थी? रेड कलर वाली थी। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे अगर मान लो कि ये कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी है, क्योंकि यहाँ पे कितनी जीन है? इसके लिए 2 जीन है, तो ये सारी जीन ही क्या है? तो इसका जो कलर होगा दैट इज अ ब्राइट रेड, एकदम डार्क रेड होगा। इसके ऊपर जो गेहूं लगेंगे वो गेहूं कैसे होंगे? डार्क रेड कलर के होंगे। और हम लोग जो खाते हैं ना वो ये वाले, तो उसको बोलते हैं अंबर कलर। अंबर कलर मतलब व्हाइट, ठीक है। अब तुम एक चीज सोचो कि जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? ये मिलेगी F1 जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन के अंदर देखो, ये रेड बनाएगा, ये रेड बनाएगा, मतलब ये आपको एक मीडियम रेड मिलेगा। ये क्या मिलेगा? आपको एक मीडियम या एवरेज रेड कलर की वीट मिलेंगी। और फिर अगर मान लो मैं इसकी सेल्फिंग करवाऊं, तो सेल्फिंग करवाने पर क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना, 16 ऑफस्प्रिंग बनेंगे ना। बट उन 16 ऑफस्प्रिंग में फिनोटाइप क्या होगा? देखो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? फिनोटाइप चेंज हो रहा है। मैंने ऐसा नहीं बोला जीनोटाइप चेंज हो रहा है, जीनोटाइप चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? फिनोटाइप। आपको रेशियो 9331 नहीं मिलेगा,
लेट्स सी कैसे। तो अब देखो इसमें इसको समझने में क्या कर रही हूं, ये लिखा है, आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा। फिर मैंने ऐसा लिखा है, फिर मैंने ऐसा लिखा है, मैंने ऐसा लिखा है, और मैंने ऐसा लिखा है, और लास्ट में मैंने ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास डोमिनेंट जीन कितनी है, इसके पास अगर मैं बात करूं डोमिनेंट जीन के बारे में, तो यहाँ पे डोमिनेंट जीन कितनी है 4, फिर इसमें डोमिनेंट जीन कितनी है 3, और इसके पास भी 3 है। तो ध्यान रखना, इसके ऊपर टमाटर अगर 130 ग्राम के लग रहे हैं तो इसके ऊपर भी टमाटर कितने होंगे 130 ग्राम के लगेंगे। तो इन दोनों का फिनोटाइप सेम नहीं आएगा क्या? तो इसके पास 3 डोमिनेंट है, इसके पास कितने डोमिनेंट है, इसके पास 2 डोमिनेंट है। इसके अलावा ये और क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है 2 डोमिनेंट ना, तो कैपिटल ए स्मॉल बी ये भी तो 2 डोमिनेंट होंगे। फिर स्मॉल ए कैपिटल बी ये भी तो 2 डोमिनेंट होंगे। अब यहाँ पे डोमिनेंट कितना है, यहाँ पे आप बोलोगे 1 डोमिनेंट है और यहाँ पे 0 डोमिनेंट है। आप चाहे तो उल्टा बोल दो, इसके पास 4 रिसेसिव है, 3 रिसेसिव, 2 रिसेसिव, 1 रिसेसिव, 0 रिसेसिव। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इनके पास 2 डोमिनेंट है ना, तो इन सबका फिनोटाइप एक जैसा आएगा। लेट्स सी तो यहां पे इसका जो कलर आएगा ना दैट इज वेरी डार्क, वेरी डार्क रेड आएगा, ये हो जाएगा वेरी डार्क। इसका जो कलर आएगा वो वेरी डार्क नहीं होगा बट डार्क रेड होगा, और ये होगा मीडियम रेड होगा, और इसको मैं बोल देती हूँ ये हो जाएगा लाइट रेड। ठीक है, और ये तो हो जाएगा बिल्कुल व्हाइट मतलब क्या हो जाएगा अंबर। बट मैडम रेशियो कितना आएगा, तो ये रेशियो देखना आप काउंट कैसे करना होता है। तो एक चीज सुनो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 1/4 1/4 2/4 किया था ना, बस वो सेम यहाँ पे अप्लाई करना। देखो ये कितने मिलेंगे, कैपिटल बी, तो आप क्या करोगे 1/4, ये क्या होगा 1/4, तो टोटल कितना आ गया 1/16। तो ये कितना मिलेगा आपको, वेरी डार्क मिलेगा आपको 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितने मिलेंगे ऐसे, तो देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये क्या है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये कितना मिलेगा बताओ, ये मिलेगा 2/4, ये कितना मिलेगा 1/4, तो ये टोटल कितना हो गया 2/16। यहाँ पे देखो 1/4 2/4, तो ये हो जाएगा 2/16। पर इन दोनों का ही फिनोटाइप क्या आएगा, इन दोनों का फिनोटाइप आएगा डार्क रेड। तो 2 और 2 कितना हो गया, तो ये आ जाएगा कितना 4। ठीक है, ये रेशियो मैंने भी नहीं रटा है बेटा। चलो आगे देखते हैं, ये 4 कैसे आ गया, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। यहां पे देखना कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल ए स्मॉल बी, और स्मॉल ए कैपिटल बी, इन सबका ही इनके पास 2 डोमिनेंट है, तो दैट्स वाई इन सब के अंदर आपको फिनोटाइप क्या मिलेगा मीडियम रेड। तो ये होंगे कितने, तो ये क्या हो जाएगा 2/4, ये क्या हो जाएगा 2/4, तो ये कितना हो जाएगा 4/16। ठीक है, ये कितना होगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16, ये 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/16, तो 1 प्लस ये आप ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/16। तो इसका रेशियो कितना आएगा, मतलब ये आएंगे कितने 16 में से कितने 6 ऐसे होंगे जिनका जो वेट होगा वो कैसा होगा लाइट रेड होगा, सॉरी मीडियम रेड होगा। तो 6 कैसे आया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, है ना। एंड द लास्ट स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल ए स्मॉल बी, तो ये कितना होगा 1/4। तो जिन्होंने प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे बट उनके लिए थोड़ा फिर तकलीफ होगी यहाँ पे,
ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 2/4, 1/4, तो ये हो गया 2/16 प्लस ये हो जाएगा 2/16, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी कितना होगा, ये हो जाएगा 1/16। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो मतलब आपको यहाँ पे रेशियो क्या दिखाई दे रहा है, देखो, हाँ, तो आप लोग रेशियो बोलोगे 1:4, 6, 4:1, मतलब आपको रेशियो जो है यहाँ पे 9, 3, 3, 1 नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको रेशियो कितना मिल रहा है, 14641, 14641। ये क्लियर हो गया। ये तो मैंने बेटा आपको क्रॉस करवाया डाई हाइब्रिड का। जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, वो ह्यूमन का स्किन कलर है। देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका, जब भी आपको बहुत एक मतलब क्या बोलते हैं, जैसे ह्यूमन की जब हाइट की बात करते हैं ना, तो हाइट में आप लोग क्या देखते हो, 5 फीट, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3 में भी 5.1, सॉरी 5.31, 5.32, 5.34। तो इस तरह से आपको एक ग्रेडियंट जो देखने को मिलता है ना, वो होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन की स्किन, तो स्किन का जो कलर होता है वो कोई मतलब हम क्या बोलते हैं, स्टाइल लेवल में देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं ना, बस। तो अगर आपको इस तरह से बहुत सारे शेड्स अगर दिखाई दे रहे, तो वो एक्चुअली आपको इंडिकेट कर रहा है किसकी तरफ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की तरफ, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ह्यूमन का स्किन कलर दिया हुआ है, तो वो मैं एक और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो तब तक ये मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ाई होगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर। तो ध्यान रखना, ह्यूमन की स्किन को कलर को रेगुलेट करने के लिए कितनी जीन्स होती है, 3 जीन्स। तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। इस पर्सन का कलर क्या होगा, सबसे डार्केस्ट कलर होगा, मीन्स ये हो जाएगा यहाँ पे निग्रो। और एक ये क्या हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे पता है बच्चे इसको क्या बोल देते हैं, एल्बिनिक। बेटा मैंने क्या बोला था, टमाटर 0 ग्राम पे होते हैं क्या, तो जो बेसिक मिलेनिन है वो तो बनेगा ना। एल्बिनिज्म का मतलब होता है कि उसके अंदर जो बेसिक लेवल का जो मिलेनिन होता है वो भी अब्सेंट होता है, वो तो टायरोसिनेज की वजह से था। तो ये एक टायरोसिनेज जो एक बेसिक लेवल ऑफ मिलेनिन जो प्रोड्यूस करेगा वो तो होता ही है, बट ये जीन इसमें और क्या कह रही है, क्वांटिटी ऐड करती है। कौन समझ आया। तो ये एल्बिनिक नहीं है, ये वेरी लाइट है, वेरी 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 लाइट कलर। इनकी करवा देते हैं शादी, तो हम बन गए पंडित जी बाय द वे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने बहुत सारी शादियां करवाई है। तो फिर ये कौन पैदा हो गया, ये तो इंडियन पैदा हो गया जिसका एवरेज कलर होता है। अब मान लो कि इसकी क्या करवाते हैं, सेल्फिंग, ठीक है। ह्यूमन के अंदर सेल्फिंग होती है क्या, तो क्या करवाए, तो बेटा इसके जो भाई बहन है ना, तो उनका भी जीनोटाइप यही होगा ना। तो भाई बहनों के बीच में जो मेटिंग होती है उसको बोला जाएगा क्या, सिब मेटिंग। तो इनकी क्या करवा दी, सिबलिंग के बीच में जो मेटिंग हो रही है उसको बोला जाएगा सिब मेटिंग। तो आप मुझे बताओ, ट्राई हैबिट के केस में यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। याद है 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना आता है, 64 आता है। अब मैडम इसके अंदर जीनोटाइप कैसे लिखोगे आप, जीनोटाइप तो लिखना ही नहीं है, फिनोटाइप चेंज होता है, जीनोटाइप सेम रहता है, कोई बात नहीं। देखो अब हम बात करें थे यहाँ पे कि या तो इसके पास टोटल 6 डोमिनेंट जीन होंगी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डोमिनेंट एलील। तो या तो इसके पास 6 डोमिनेंट एलील होंगी, या फिर 5 होंगी, या फिर 4 होंगी, या फिर 3 होंगी, या फिर 2 होंगी, या फिर 1 होंगी, या फिर 0 डोमिनेंट होंगे, ठीक है। लेट्स सी कैसे,
6 डोमिनेंट वाला तो बेटा एक ही होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी। ठीक है, अब जिसके पास 5 डोमिनेंट है ना, वो क्या क्या हो सकता है? 5 डोमिनेंट, तो वो ये भी हो सकता है। फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, इसके पास भी तो 5 डोमिनेंट है बेटा। तो इसका और इसका फिनोटाइप क्या आएगा? सेम। और देखना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके पास भी तो 5 डोमिनेंट है ना। तो इनका, इन तीनों का फिनोटाइप जो है वो सेम आएगा। क्लियर? अब जिसके पास 4 डोमिनेंट है, अब 4 डोमिनेंट का मतलब हुआ कि ये हो सकता है 4 डोमिनेंट, या फिर 4 डोमिनेंट ये हो सकते हैं, या फिर 4 डोमिनेंट, तो बेसिकली आपको यहाँ पे खुद दिमाग लगाना है। ये 4 डोमिनेंट हो सकते हैं। क्या इसके अलावा 4 डोमिनेंट और हो सकता है कोई? क्यों नहीं हो सकता? ये देखो, ये 4 डोमिनेंट है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल सी, ये भी 4 डोमिनेंट है। फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, इसके पास भी 4 डोमिनेंट है। तो यू नो इन सब का कलर सेम होगा। ठीक है, नाउ अब जिसके पास 3 डोमिनेंट है, अब 3 डोमिनेंट का मतलब तो ये हुआ। क्या और कोई 3 डोमिनेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये भी क्या होगा? 3 डोमिनेंट होगा। क्या और कोई 3 डोमिनेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये 3 डोमिनेंट हो सकते हैं। क्या और कोई 3 डोमिनेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये 3 डोमिनेंट। इसमें तो बेटा बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो टाइम पास करते रहना। अब इसके पास 2 डोमिनेंट है, तो 2 डोमिनेंट या तो ये होगा कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, 2 डोमिनेंट बनाने ना, ये भी हो सकता है। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये भी 2 डोमिनेंट हो सकता है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये भी 2 कैपिटल हो सकते हैं। स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये भी 2 डोमिनेंट। तो इसमें भी बहुत सारे आगे कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमें टाइम पास नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक क्या हो सकता है? डोमिनेंट। तो ये हो सकता है एक डोमिनेंट, या फिर इसके अंदर एक डोमिनेंट ये हो सकता है, या फिर एक डोमिनेंट इसके अंदर ये हो सकता है। बस 3 ही होंगे। ठीक है, एंड लास्ट जिसके पास 0 डोमिनेंट है, आप चाहे तो उल्टा बोल दो, इसके पास 6 रिसेसिव है, या फिर 5 रिसेसिव, 4 रिसेसिव, 3 रिसेसिव, 2 रिसेसिव, 1 रिसेसिव, 0 रिसेसिव। ठीक है, अभी मैडम बनेंगे कितने? तो ऑब्वियसली बेटा ये पहला वाला और लास्ट वाला तो 1/1 ही होगा। देखो 1/4 1/4 1/4, तो कितना हो गया? 1/64। अब ये मैं नहीं बताऊंगी कैसे, ये भी कैसा होगा? 1/4 1/4 1/4 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कितना? 1/64। ये कितना होगा? 2/4 1/4 1/4, तो कितना हो गया? 2/64। तो इसका कितना हो गया? 2। इसका भी कितना होगा? 2। इसका भी कितना होगा? 2। तो कितना हो गया? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6। फिर इनको अगर काउंट करोगे तो ये कितने? ये हो जाएंगे 4, यहां से हो जाएगी 4 और 4 8, 8 और ये कितना हो जाएगा? 12, 12 और ये 13, ये 14 और ये 15। करते रहना सॉल्व बैठ के। ठीक है, ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये मैंने पूरा बनाया नहीं है, पर मैं आपको सीधा बता देती हूँ। ये 20 आता है। इसको भी अगर आप देखोगे ना तो यहां से आएगा 1 2 3 4 5 6 7, काउंट करते रहना। तो ऐसे कितने बनेंगे? टोटल 15 बनेंगे, और ऐसे कितने होंगे? वापस 6।
तो आप लोगों ने क्या देखा है कि ये पैटर्न जो है वो रिवर्स हो रहा है। जैसे ये 1615 है ना, इधर से भी देखो ये क्या है 1615, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे क्या रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो होगा 1:6, 15:15, 20:15, 6:1। पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। तो ये रेशियो आपको याद रखना है। अब मैं अगर मान लो सपोज करो इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ फिनोटाइप, ओ सॉरी एक्स एक्सिस पे मैं ले रही हूँ यहाँ पे जीनोटाइप, एंड वाई एक्सिस पे मैं ले रही हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप। तो कैसे, अब जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि या तो इसके पास 6 डोमिनेंट होंगे, या 5 डोमिनेंट होंगे, 4 डोमिनेंट होंगे, 3 डोमिनेंट होंगे, 2 डोमिनेंट होगा, 1 डोमिनेंट होगा, या फिर 0 डोमिनेंट होगा। या रिवर्स कर दो, 6 रिसेसिव, 4 5 रिसेसिव, 4 रिसेसिव, 3 रिसेसिव, 2 रिसेसिव, 1 रिसेसिव, 0 रिसेसिव, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो बताओ ये 6 वाला कितना होता है, तो ये तो 1 ही बनेगा। तो यहाँ पे ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अच्छा नहीं बना है। यहाँ पे ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे है, तो जो एक्सट्रीम पे है वो तो बेटा आपको एक ही मिलेंगे ना, बट ये वाले आपको कितने मिलेंगे, ये वाले 6 है और ये वाले भी कितने होंगे 6 मिलेंगे। फिर उसके बाद ये 15 है और इधर भी कौन है 15, तो ये वाले 15 होंगे और ये वाले कितने होंगे 15 होंगे, और बिल्कुल जो बीच वाला होगा वो आपको सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अंदर मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको सबसे मैक्सिमम मिलेगी, जो एवरेज वाला होता है, जो बीच वाला होता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो आपको ये याद रखना है कि एक बेल शेप्ड ग्राफ बनता है। उसके बाद में अब बात आ गई फॉर्मूला बताने की, तो उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे चेंज क्या होता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप तो सेम रहता है, तो जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या रहेगा 3 की पावर n ही रहेगा, है ना, बट जीनोटाइप चेंज हो गया यहाँ पे। तो अगर आपको ये पता करना है कि कितने तरह के जीनोटाइप मिलेंगे, तो अब आपको फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने मिलेंगे, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप का मतलब हुआ कि अब आप इसको 2 की पावर n नहीं करोगे, क्या करेंगे, तो 2 की पावर n प्लस 1 करोगे। अब ये क्यों बोला मैम, देखो अभी हमने जब डाई हाइब्रिड किया था ना क्रॉस, जो वीट का कर्नेल कलर था, तो वहां पे जीन कितनी थी 2 थी ना, बट आपको फिनोटाइप कितने मिले थे 5 तरह के फिनोटाइप मिले थे, ठीक है। वेरी डार्क रेड, मीडियम कलर, लाइट रेड और व्हाइट, 5 तरह की। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 3 कर दो, मतलब जैसे ये ह्यूमन का स्किन कलर है, ह्यूमन की हाइट भी 3 जीन होती है, तो ये वाला जो पर्सन होता है ना इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है, 7 फीट से करीब जाती है, और ये बेसिक हाइट होती है 4 फीट, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है वो होती है 5.5, समझ आ रहा है। फिर इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे शेड्स, तो अगर मैं इसकी 2 की पावर 3 करूँ तो कितना होगा, 2 की पावर 3 6 प्लस 1 करूँ तो कितना होगा 7, तो ये कितने मिल रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 फिनोटाइप आपको मिलेंगे, और हम बोलेंगे कि जीनोटाइप तो सेम ही मिलेगा। तो जीनोटाइप क्या होगा, वो फॉर्मूला सेम रहेगा यहाँ पे 3 की पावर n। तो इस तरीके से हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो हो जाता है कंप्लीट। और उसके बाद लास्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे अब क्या, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में, मतलब वैसे तो मैं वो टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, अब हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज के बारे में, ठीक है। और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलो, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया। तो देखो जिनके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है ना, तो उसमें आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है पीछे सप्लीमेंट्री पेज में लिखा हुआ मिलेगा, प्लियोट्रोपिक जीन भी आपको पीछे सप्लीमेंट्री पेज में मिलेगा। अदरवाइज नई वाली एनसीईआरटी में सप्लीमेंट्री पेज को वापस मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना आपके पास कौन सी एनसीईआरटी है ना।
इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो, एक्चुअली मेंडल ने डिस्कवरी, मतलब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कब किया था, तो आपने पढ़ा था कि मेंडल ने 1856 से काम स्टार्ट किया था और 7 ईयर मतलब 1863 के अंदर उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। और फिर 1865 के अंदर उन्होंने अपना काम क्या पब्लिश किया। बट 1865 में उन्होंने काम पब्लिश किया, बट उसके 35 ईयर तक, मतलब 1900 ईयर के अंदर जाके पता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट की रीडिस्कवरी हुई थी। फिर उसके बाद में पता चला कि ये कितना बड़ा एक एक्सपेरिमेंट जो है जेनेटिक्स के अंदर बहुत पहले हो चुका था, बट तब तक मेंडल की डेथ हो चुकी थी 1884 के अंदर। तो मेंडल की जिंदा रहने तक इसको कोई वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि मेंडल ने अपना वर्क कब पब्लिश किया था। मेंडल ने, हमने बोला था कि वर्क कब किया था, 1856 के बाद 7 ईयर मतलब 1863 तक उन्होंने काम किया। और उसके 2 साल बाद 1865 के अंदर उन्होंने वर्क को क्या किया, पब्लिश किया। बट पब्लिश करने के 35 ईयर तक उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। बट टिल यार था ये कैसा, इसका जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड था। ये क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड। तो नाउ क्वेश्चन आता है कि इसके अनरिकॉग्नाइज्ड होने की वजह से रीजन क्या था, कि हालांकि मेंडल का एक्सपेरिमेंट तो बहुत काम करता है। तो देखो, पहली चीज देखो, जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसके बाद हमें उन्हें साइंटिफिक जो जो पेपर होते हैं उन पेपर के अंदर पब्लिश करना होता है। पर मान लो कि आपने एक ऐसे पेपर के अंदर पब्लिश किया है जिसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट साइटेशन ही नहीं है, मतलब ज्यादा वो बिकता ही नहीं है और ज्यादा साइंटिस्ट उसको प्रिफर भी नहीं करते, तो उसकी वजह से काम क्या हुआ, आइडेंटिफाई नहीं हुआ, है ना। तो पहले, अब तो देखो इंटरनेट आ गया है, पर पहले तो सब कुछ हार्ड कॉपी चलती थी पूरी दुनिया में। और जिन्होंने मेंडल ने हो सकता है शायद कोई चीप पब्लिशर को यूज किया होगा, जो जिसका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और उनके पेपर को ज्यादा कोई प्रेफर करता नहीं था। तो एक रीजन था उनका अनरिकॉग्नाइज होने का, जो मेन रीजन था। दूसरा, इनके सारे काम बेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, ये यूज किया था बाइनोमियल इक्वेशन को, है ना। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, है ना। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है 1/4 2/4, अब बाकी लोग तो बायोलॉजी के है ना, शायद ये भूल गया था कि बायो वाली स्टूडेंट्स का, टीचर्स का भी मैथ्स खराब होता है, ठीक है। स्टूडेंट का तो फिर भी ठीक होता है, टीचर्स का तो और खराब होता है। तो इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने की वजह से बाकी लोगों को वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तीसरा, इन्होंने बोला था कि जो फैक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मतलब जो कभी चेंज नहीं होते। पर बेटा हम लोग तो जानते हैं कि नेचर के अंदर कंटिन्यूसली वेरिएशन तो चल रहे हैं। जब मेंडल जी को ये पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाए। फिर एक और चौथा, इन्होंने बोला था कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, जब साइंटिस्ट ने पूछा कहाँ होते हैं, उसका फिजिकल अपीयरेंस कहाँ है, उसका एग्जिस्टेंस बताओ कि क्या, आप कौन से फैक्टर की बात कर रहे हो। मेंडल उस टाइम हाइपोथेटिकल बात कर रहा था, है ना। तो इसलिए इसके काम को इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। तो इसके क्यों हुआ था, क्योंकि इन्होंने जो कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, पहले उन्होंने जो पेपर यूज किया था, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, जो उन्होंने पेपर यूज किया था वो ज्यादा पॉपुलर नहीं था। दूसरा हम बोलेंगे कि इन्होंने बोला था कि ये कैसे थे, इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, जो कैलकुलेशन बाकी लोगों को समझ नहीं आई थी। ध्यान रखना बेटा, ये 12th बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला था कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड डिस्क्रीट होते हैं। स्टेबल एंड कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, कौन, फैक्टर। बट हम लोग जानते हैं कि बट इन नेचर तो बट वेरिएशन seen
इन नेचर। तो नेचर के अंदर वेरिएशन तो दिखाई देते हैं ना, ये इनको नहीं बताया। और उन्होंने फैक्टर का फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, ठीक है, इसको ये प्रूव्ड नहीं कर पाए थे, ठीक है। दैट्स व्हाई इनका काम जो था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा था। बट इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये ईयर है 19, मतलब ये इस ईयर के अंदर 3 साइंटिस्ट थे जो अपनी अपनी कंट्री में अपनी अपनी लेबोरेटरी के अंदर, मतलब सबका काम अलग अलग था अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, बट उनको फाइनल रिजल्ट तीनों का एक साथ एक जैसा मिला। फिर बाद में कोई बूढ़े बुजुर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि आपका ये काम तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। फिर जब पुराने पेपर देखे गए तो निकला था मेंडल के पेपर, तो पता चला कि बेटा आपने तो रीडिस्कवरी कर ली है, तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इन तीनों साइंटिस्ट को आप बोला जाता है क्या, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। तो ये तो इनका वर्क कैसा था, इंडिपेंडेंट वर्क था। तो इंडिपेंडेंट वर्क किसका था, तो एक तो मैंने आपको कार्ल कॉरेंस पढ़ाया था जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किया था 4 क्लॉक प्लांट के अंदर, है ना। तो एक तो कार्ल कॉरेंस हो जाएगा और एक हो जाएगा इसमें टी सेरमैक। तो टी सेरमैक और उसके बाद में आ जाएगा एक इसमें ह्यूगो डिविस, तो आएगा ही आएगा। क्या हो गया मुझे, एक और साइंटिस्ट आएंगे इसके अंदर, कौन, ह्यूगो डिवरेज। एंड ह्यूगो डिवरेज हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, जिन्होंने म्यूटेशन की डिस्कवरी की थी, ह्यूगो डिवरेज। और ये इवोल्यूशन में एक बार फिर वापस आएंगे। सो दैट्स व्हाई इनको हम बोलते हैं क्या, री डिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर डिसऑर्डर नहीं, एक्सपेरिमेंट, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यार आपको याद रखना है, ये तीनों साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, मेंडल बस ये नहीं बता पाया था कि ये फैक्टर होते कहाँ पे, ये क्या होते हैं, पर जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमने शुरू किया सेल को देखना। और सेल को जब हम देखते थे तो आपने देखा होगा कि सेल डिवाइड भी करती है ना। जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल पहले अपना मटेरियल सारा डबल करती है, एंड डबल करने के बाद हाफ हाफ डिवाइड कर लेती है और फिर बन जाती है 2 सेल। तो उस दौरान आपने देखा होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी रेप्लिकेट करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना। तो इसको फिर स्टडी किया था किसने, सटन और बोवेल ने। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो ये दिया था यहाँ पे साइंटिस्ट सटल और बोवेल ने। तो इन 902, ये ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है सारे। तो इन 902 साइंटिस्ट का नाम है क्या, सटन एंड बोवेरी। तो सटन और बोवेरी ने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि वो मेंडल के जो फैक्टर जो थे ना, और हम जो बोल रहे कि क्रोमोसोम है, तो इन दोनों का जो सेग्रीगेशन है वो पैरेलल होता है। एंड कॉमन सेंस की बात है बेटा, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, तो क्रोमोसोम जिधर जाएंगे तो उधर ही तो जीन जाएगा। मियोसिस के दौरान जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, जब गैमेट्स बनते हैं, तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होती है, तो जिधर क्रोमोसोम जाएगा उधर ही जीन जाएगा। तो यानी इसका मतलब सटन एंड बोवेरी ने बोला कि हमारे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन, क्योंकि इन्होंने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, तो हमारे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन और मेंडल के फैक्टर का सेग्रीगेशन दोनों सेम होता है, क्योंकि फैक्टर या जो जीन होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम पे। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो सटन एंड बोवेरी, प्लस यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, मेंडल के बारे में, मेंडेलियन फैक्टर। तो इन तीनों को मिला के हम लोग इंक्लूड करते हैं कहाँ पे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। तो हम बात करेंगे 1902 के अंदर जब इन्वेंट हुआ था क्या, माइक्रोस्कोप। जब क्या इन्वेंट हुआ, माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, तो उसके बाद में हमने क्या किया, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। और जब सेल डिवीजन को स्टडी किया तो हमने देखा कि उसके अंदर डीएनए क्या बनता है, डीएनए बनाता है क्रोमोसोम।
एंड क्रोमो मीन्स क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमो मीन्स क्या होता है, कलर, क्रोमो मीन्स कलर, एंड जोम मतलब क्या होता है, बॉडी। तो वहां पे क्रोमोसोम को जब स्टेन किया गया तो उसमें आपको वो कलरफुल दिखाई दिए थे, सो दैट्स इसका नाम क्या रखा गया था, क्रोमोसोम। तो इन्होंने बोला था कि यहाँ पे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड segregation of Mendelian factor show same, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, और पैरेलल शो पैटर्न। तो ये क्या करते हैं, सेम पैरेलल या फिर पैटर्न को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, पैटर्न को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे आप लोग जानते हैं बेटा कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, तो जिधर क्रोमोसोम जाएंगे तो जीन भी क्या होंगे, उधर ही जाएंगे। आप पेज नंबर 81 पे आ जाइए, तो आपके हाथ में होनी चाहिए एनसीईआरटी। तो इसमें देखो पेज नंबर मेरा तो 81 है, मतलब ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, पूछो क्यों, ये मियोसिस है बेटा, इसमें क्या पढ़ाऊं मैं आपको। तो मियोसिस के अंदर G1 फेज होती है, फिर G2 फेज होती है, फिर मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है, फिर उसके बाद में जर्म सेल्स बन जाती है, मतलब गैमेट्स बन जाते हैं। तो गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो इसमें मुझे क्या पढ़ाने की जरूरत है, बताओ, समझ आ गया। तो ये तो मियोसिस है, बस आपको अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना कि एनाफेज जो 1 होता है ना, उसमें कौन सेग्रीगेट होता है, तो आप लोग बोलोगे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट होता है। और एनाफेज 2 में कौन सेग्रीगेट होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेग्रीगेट होता है। तो शायद देख रहे हो कि मियोसिस 1 के अंदर, एनाफेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट हो रहा है, दिख रहा है। और फिर मियोसिस 2 एनाफेज के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिस्टर क्रोमेटिड सेग्रीगेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ आ गया पॉइंट। तो ये तो बेटा एज इट इज ही क्या है, सिंपल से सिंपल ये एक मियोसिस का दिया हुआ डायग्राम, ठीक है। तो इसमें मुझे कुछ समझाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अब आ जाओ पेज नंबर 82 पे, और पेज नंबर 82 पे आप एक काम करना, ये सेम मियोसिस वापस दिया हुआ है, ये सेम मियोसिस वापस दिया हुआ है, आप इसको खुद से ट्राई करना, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी बेटा कि देखो इसके पास पता है 2 पेयर्स बनाए हुए हैं, जो देखो एक ऑरेंज कलर है बड़ा वाला और एक येलो कलर है। तो मान लीजिए कि दोनों क्रोमोसोम क्या है, 1 1 है। फिर नीचे ग्रीन और ऑरेंज दिया हुआ है, छोटा वाला ऑरेंज, तो वो क्रोमोसोम कौन सा हो गया, 2 2 हो गया, ठीक है। अब आगे देख लो बेटा कि इससे जर्म सेल्स क्या बनेगी। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता है बेटा। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का मतलब है कि क्रोमोसोम 1 जो है ना, वो कभी किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता कि क्रोमोसोम 2 किधर जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। सो आपने देखा होगा फाइनली नीचे ऑरेंज के साथ में ग्रीन भी आ सकता है, मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ में सेकंड वाला कोई भी आ सकता है। अब सेकंड वाला कौन सा, या तो ग्रीन होगा या छोटा वाला ऑरेंज होगा, तो कोई भी आ सकता है। देखो कोई बात नहीं, समझ आया, वापस देखो येलो दिखाई दे रहा है ना, येलो बड़ा वाला येलो, तो येलो कौन सा होगा, फर्स्ट क्रोमोसोम। उसको कोई मतलब नहीं है कि सेकंड क्रोमोसोम कौन सा उसके साथ आ रहा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है ना। तो येलो के साथ में सेकंड क्रोमोसोम ग्रीन वाला भी आ सकता है या फिर छोटा वाला ऑरेंज भी आ सकता है, ठीक है। बस ये होता है, सिंपल सी बात। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का। अब आ जाओ ऊपर पेज नंबर, इसी डायग्राम के ऊपर ना टेबल 1.3 दी हुई है। बस ये पूरी टेबल पता है क्या है, ये है, ये है, ये क्या है, तो ये बता रहे आपको बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड द जीन, मतलब उसका भी सेग्रीगेशन। तो आपने क्या देखा है, मैंने क्या बोला था कि दोनों सेम पैटर्न को शो कर देना, पैरेलल होता है। तो देखो क्या मुझे बताओगे, जीन पेयर्स में होते हैं क्या, हाँ। क्या क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, हाँ। अरे भाई होते ही है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये 1 है, ये भी 1 होगा, इसके ऊपर कैपिटल ए है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, या तो कैपिटल ए हो सकता है या फिर स्मॉल ए भी हो सकता है। तो मतलब जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं, वैसे एलील्स भी पेयर होते हैं, मतलब जीन्स भी पेयर के अंदर होती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जीन के लिए और क्रोमोसोम के लिए।
हालांकि वो आपसे पूछ रहा है बेटा कि 5.3 टेबल के नीचे कि बताओ ए कौन है बी कौन है। लेट्स सी। तो देखो पॉइंट नंबर ए तो दोनों का सेम हो गया। फिर पॉइंट नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट्स। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। जब गैमेट्स बनेंगे तो ये एक गैमेट्स के पास चला जाएगा और ये किसी दूसरे गैमेट्स के पास चला जाएगा, क्योंकि गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इसका मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर होता है वो भी सेग्रीगेट होता है, तो जीन का जो पेयर होता है वो भी सेग्रीगेट होता है। तो बात तो सेम ही हो गई। तो देखो ये सेम टू सेम लाइन उधर भी लिखी हुई है। लिखा हुआ है सेग्रीगेशन एट द गैमेट्स फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट्स। सेम पॉइंट लिखा हुआ है, तो कोई इसमें कोई फर्क ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3 आ जाओ। इसमें लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। बी पे देखो, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर। तो पता है ये क्या है? ए तो हो जाएगा यहाँ पे क्रोमोसोम एंड बी हो जाएगा यहाँ पे जीन। सोचो कैसे? मैंने जस्ट अभी बोला था कि क्रोमोसोम 1 को कोई लेना देना नहीं है कि क्रोमोसोम 2 किधर जाता है ना? तो ये एक इंडिपेंडेंट पेयर है और ये एक इंडिपेंडेंट पेयर है। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान से पढ़ना। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट independently of each other. Independent pair segregate independently to each other. ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे जीन प्रेजेंट है कैपिटल बी, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ स्मॉल बी, तो जब इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है तो ए को बी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो ये पॉइंट किसके लिए एप्लीकेबल होगा? जीन के लिए। कोई बात नहीं बेटा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब गलत होंगे खूब सारे क्वेश्चन ना, तब आपको समझ आ जाएंगे कि मैडम क्या कह रही है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो समझने का। अब इससे ज्यादा बेटा मैं तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं पाऊंगी। ठीक है, चलो तो ये समझ आ गया आपको। तो ये ध्यान रखना, टेबल 5.3 है ना, तो उसके बाद ना नेक्स्ट वहां पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे सैटर्न एंड बोवेरी यूनाइटेड विद मेंडेलियन लॉ इज इक्वल टू, इसको बोला जाएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये समझ आ गया पक्का। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या? लिंकेज के बारे में पढ़े। चलो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। मेरे ख्याल से मैं एक काम करती हूँ बेटा, लिंकेज को पढ़ाने में ठीक ठाक टाइम लगेगा, मतलब 40 मिनट्स तो एटलीस्ट लग जाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे थोड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने होंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, ऐसे बहुत एक्सेस में हो जाएगा, और वैसे भी बोर्ड एग्जाम आपका मई में है तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं एक लेक्चर और बना देती हूँ फिर इसका अलग से ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर आज की क्लास यहीं पे ओवर कर देते हैं। बाय।